जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। लास्ट क्लास में केमिस्ट्री में क्लास 11 चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा था? लिमिटिंग रिएजेंट। और उससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था स्टोइशियोमेट्री। तो आज हम लोग स्टोइशियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है भाई? तो बोलो, क्वेश्चन बोलो। Chlorine is prepared. क्लोरीन Is prepared इज प्रिपेयर्ड in a lab. ये कर दिया था हमने। इन, ये हो गया था। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी बोलिए। What mass of calcium oxide What mass of calcium oxide will be obtained by will be obtained by heating 3 mole of CaCO3 heating 3 mole of calcium carbonate? calcium carbonate? आगे बस ही खत्म। बस बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें ये बोल रहा है कि कितना कैल्शियम कार्बोनेट का मास प्रोड्यूस होगा अगर मैं 3 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के बर्न कर दूं, जला दूं। ठीक है, तो इसको फटाफट खत्म करते हैं। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को मैं डिकम्पोज करूं, ठीक है, हीट करूं, तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनेगा। और चेक कर लो, ये बैलेंस भी है। बैलेंस हो गया ना? CO2 एक ऑक्सीजन कैल्शियम के साथ जुड़ के ये बन गया। अब अगर कायदे में हम देखें तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 40, कार्बन का 12 और O3 48। 16 3 से 48 ना, कितना हो गया? 100 हो गया ना? तो ये अगर मैं 100 ग्राम लेता हूं तो कैल्शियम ऑक्साइड कितना हो जाएगा? 40 और 16 56 ग्राम और 12 और 32 44 ग्राम। मेरी बात समझ में आ गई? देखो, इसने दिया तो मोल है पर पूछा मास है। तो यहाँ पर 4 इक्वेशन हमें लिखनी आती है जिसमें से हम यहाँ पर कितनी लिखेंगे? अभी 2। तो अगर इसका यहाँ पर मैं 1 मोल लेता हूं तो इसका भी 1 ही मोल बनता है और इसका भी 1 ही मोल बनता है। कोई दिक्कत? सिंपल है। अब बच्चों इसने पूछा ये कि कैल्शियम ऑक्साइड कितना ऑब्टेन होगा। मतलब मुझे इन दोनों से मतलब है, इससे मुझे फिलहाल कोई मतलब नहीं है। तो काटना नहीं है एग्जाम में, बस ये ध्यान रखना कि आप उसको इग्नोर करो, मत देखो उसको। तो अब मैं जानता हूं कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल गिव 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो अगर मैं इसके 3 मोल लूंगा तो दिमाग लगाओ बच्चों, 3 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मुझे 3 मोल कैल्शियम ऑक्साइड देगा या नहीं? देगा ना? तो आंसर आ गया। पर ये जो आंसर आया ये किस में आया है? मोल में। ये आंसर किस में आया है? लाना किस में है? ग्राम में। तो बच्चों आंसर मेरा आ चुका है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो 3 मोल बन गया है। अब सवाल ये कि इसको ग्राम में लाना है। हम जानते हैं कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड का मास कितना होता है? 56 ग्राम। ये देखो, तो 3 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितना हो जाएगा? 3 × 56 कितना हो गया? 168 ग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ, आंसर हम लिखेंगे 3 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल गिव 168 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कोई दिक्कत? सिंपल था। कुछ पूछना है तो पूछो। चले आगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला बोलो। Oxygen is prepared ऑक्सीजन इज प्रिपेयर्ड by the बाय द catalytic कैटालाइटिक decomposition of potassium chlorate. डिकम्पोजिशन ऑफ Potassium chlorate पोटेशियम क्लोरेट। इसका फॉर्मूला KClO3. KClO3। Decomposition of potassium chlorate gives potassium chloride. Decomposition of KClO3 gives KCl. KCl
and oxygen. एंड ऑक्सीजन। बस If 2.4 mole of oxygen if 2.4 mole of oxygen is needed for an experiment, is needed for an experiment, how many grams of potassium chlorate must be decomposed? how many Grams of potassium chlorate must be decomposed. grams of KClO3 Must be decomposed. must be decomposed? देखो अभी लिमिटिंग एजेंट तो उसने क्वेश्चन में पूछा नहीं है, ना ही लिमिटिंग एजेंट वाले क्वेश्चन की बात कर रहा है। तो अभी सिंपल सा उसने क्वेश्चन दिया है, उसने ये बोला KClO3 डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो जानते हो ना, 10th में पढ़ा होगा। एक ऐसा रिएक्शन जो एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट हमको देता है, उसके लिए या तो हीट करना पड़ता है थर्मल डिकम्पोजिशन, या बिजली देनी पड़ती है इलेक्ट्रोलाइटिक, और या फिर सनलाइट देनी पड़ती है, तो वो फोटो डिकम्पोजिशन होता है, याद है ना। तो ये वही क्वेश्चन है, इससे पिछला वाला भी डिकम्पोजिशन ही हो रहा था, कैल्शियम कार्बोनेट को बस हीट दी गई थी। तो यहाँ पे ये जो KClO3 है इसका कैटालिटिक डिकम्पोजिशन हो रहा है, मतलब किसी कैटालिस्ट के प्रोसेस में, और ये आपको दो प्रोडक्ट देता है KCl और ऑक्सीजन। तो समझ गए। अब इसने यहाँ तक तो जो दिया है उस डाटा से मैं बोल सकता हूँ कि KClO3 का डिकम्पोजिशन हो गया कैटालिटिक डिकम्पोजिशन हो गया है, और मुझे मिला KCl और O2। सही है, यानी यहां तक के स्टेटमेंट में मुझे इतना डाटा मिल गया। अब ये कह रहा है कि if 2.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर एन एक्सपेरिमेंट, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ KClO3 मस्ट बी डिकम्पोज्ड। अच्छा, नीडेड का मतलब ये भी हो सकता है बच्चों कि KClO3 के साथ O2 का भी रिएक्शन हो रहा है। तो देखना बुक में रिएक्शन दी हुई है, But तो इसमें O2 नहीं है reaction. इधर O2 नहीं है ना। नहीं. हाँ, तो फिर वो नीडेड बोला था ना उसने, नीडेड फॉर एन एक्सपेरिमेंट, इसलिए मैंने इधर लिख दिया था। तो नीडेड का मतलब ये हुआ कि शायद या तो कैटलिस्ट में होगा या फिर इधर प्रोड्यूस हुआ होगा। रिएक्शन एक बार मैच करा लो, यही है तो ठीक है। तो बैलेंस करना पड़ेगा। हाँ, ऑब्वियसली बैलेंस तो करना ही पड़ेगा। KClO3 देखो, बैलेंस ही नहीं करेंगे तो हम ये कैसे लिखेंगे, इसके कितने मोल चाहिए तो ये कितना कितना मोल बनेगा। और बच्चों चेक करो, यहाँ पर KCl1 है, यहाँ पर भी KCl1 है, यहाँ पर O3 है और यहाँ पर O2 है। अब जरा दिमाग लगाओ, हम यहाँ पर अगर 2 लगा दें और यहाँ 3 लगा दें और यहाँ 2 लगा दें तो काम चल जाएगा। 2 KCl 2 KCl, ऑक्सीजन 3 2 6, ऑक्सीजन 2 3 6, कोई दिक्कत, बैलेंस हो गया। यानी अगर इसके 2 मोल लिए गए और डिकम्पोजिशन कराया गया तो इसके बनेंगे 2 मोल और इसके बनेंगे 3 मोल। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो ऑक्सीजन है ना वो 2.4 मोल है, तो KCl को बताना है ग्राम्स में कितना मिलेगा। तो एक काम करते हैं, इसका ग्राम वाला वजन भी लिख देते हैं। पोटेशियम का कितना होता है, 39 या 40? 39। तो 39। Cl का कितना होता है, 35.5। ऑक्सीजन का 48 लिख दूं क्योंकि यहाँ O3 है, और जो भी आएगा उसका ट्वाइस करना पड़ेगा, आगे 2 लगा हुआ है। तो कितना हो गया बच्चों, 48, 35.5 और 39 कितना हो गया, 112.5, और इसका ट्वाइस भी कर दो, 245. 244, 245, हाँ ठीक है, 245 ग्राम। यानी हमने कितना लिया हुआ है, ये तो आता है ना बच्चों मोलर मास सबका सम करके, और 2 से इसलिए मल्टीप्लाई कर आगे 2 लगा हुआ है, तो ये हमारे पास 245 ग्राम अगर हम लेते हैं, मतलब 2 मोल में 245 ग्राम ही आएंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, KCl का हो गया 39, Cl का 35.5 और इसका ट्वाइस, इसका ट्वाइस 149, ये हो गया 149 ग्राम। और 3O2 कितना हो गया, ऑक्सीजन के एटम हो गए 6, तो 96 ग्राम। और इन दोनों को ऐड करके देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल सही। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। पहली बात तो ये देखो, मुझे फिलहाल अभी इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ इन दोनों से लेना देना है। मतलब अगर मुझे 3 मोल ऑक्सीजन चाहिए, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन अगर आपको चाहिए तो आपको 2 मोल KClO3 लेना होगा।
2 मोल्स ऑफ KClO3 को डिकम्पोज करना होगा। सही है, सही है। पर क्या मुझे ऑक्सीजन 3 मोल दिया हुआ है? मुझे कितना दिया हुआ है? तो मुझे यहाँ पर क्या लाना है? 2.4। यहाँ 2.4 तभी आएगा जब आप 2.4 से मल्टीप्लाई करोगे और 3 को ठिकाने लगाओगे, मतलब 3 से डिवाइड करोगे। तो यही काम हम इधर भी कर देंगे, 2.4 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड। कोई दिक्कत? इसका मतलब ये हुआ कि 2.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन आपको तब जाकर मिलेगा जब आप 2.4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, तो 0.8 इंटू 2, 1.6 मोल्स ऑफ KClO3 लेंगे। ये आपका आंसर आ गया। यानी कि उसने ये पूछा था कि KClO3 कितना चाहिए अगर 2.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन बन रहा है तो बच्चों अगर देखो 3 मोल ऑक्सीजन तभी बनेगा जब इसका 2 मोल लोगे। तो मैंने यहाँ पर वही स्टेटमेंट कायदे वाली लिख दी। अब इस 3 मोल को मुझे 2.4 बनाना है, तो मैंने 2.4 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर दिया। वही काम मैंने RHS में कर दिया। ये रहा 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 2.4 बाई 3 से। हमारा आंसर ये आ गया। पर ये तो मोल में है, ये तो आंसर तो आ गया बट मोल्स में है। अब मुझे इस आंसर को किस में लाना है? ग्राम में। तो हम जानते हैं कि 2 मोल्स के अंदर 2 मोल्स ऑफ KClO3 के अंदर 245 ग्राम होता है। सही है, लेकिन हमारे पास तो 2 मोल नहीं है, हमारे पास तो 1.6 ही है। तो यहाँ 1.6 कैसे आएगा? जब आप इधर 1.6 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करो। तो वही काम यहाँ पे कर दो, 1.6 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पे 1.6 मोल्स ऑफ KClO3 आ जाएगा और ग्राम्स में कितना हो जाएगा? 0.8 से इसका मल्टीप्लाई कर दो, 196 चेक कर लेना बच्चों, 196 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ KClO3 मस्ट बी डिकम्पोज्ड? 196 ग्राम्स ऑफ KClO3 मस्ट बी डिकम्पोज्ड टू प्रोड्यूस 2.4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आ गया? तो जब मोल और ग्राम में ऐसे गेम खेलेगा तो ऐसे करना है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ये वाला प्रोसेस नहीं है ना समझ में? अच्छा एक बात बताओ, पहले ही बताओ ये तक यहाँ तक क्लियर है? देखो भाई एक डाउट आ गया बच्चे का। एक बच्चा कह रहा है सर मोल से मोल में तो समझ में आ गया कि अगर इसके 2.4 मोल चाहिए तो इसका 1.6 लगेगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अभी ग्राम में सर आप कैसे लाए वो समझाओ, यही है ना? बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना। देखो यूनिटरी मेथड हमने छोटी क्लास में पढ़ा था, वही लगाया है मैंने। पहले तो ये समझ लो मेरे पास KClO3 का अमाउंट उसने जो मांगा था, चलो 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ग्राम्स में नहीं है, पर हाउ मैनी क्वांटिटी तो मांग रहा है, चाहे वो ग्राम में हो चाहे मोल में, ऑफ KClO3 मस्ट बी डिकम्पोज्ड। और हमारे पास उसकी क्वांटिटी आ गई, मतलब हमारे पास ये आ गया कि KClO3 कितना डिकम्पोज होगा, भले ही वो मोल में है, पर है तो हमारा ये आंसर, ये हमारा आंसर है। अब एक काम करो, मुझे ये बताओ 1 मोल में 1 मोल ऑफ KClO3 का वजन कितना होगा? वैसे हमें नहीं वो 240 का 2 मोल का है, 1 मोल का कितना होगा? तो सिंपल है, 1 मोल का मतलब यहाँ पे 1 रहा होगा, तो उसके हिसाब से जोड़ लो। कितना हो गया? 39, 35.5, 48। पहले हमने ये किया था ना, और फिर उसके बाद हमने ट्वाइस किया था, याद है? तो कितना आया था? 122.5। ये 1 मोल का ग्राम में है, ये 1 मोल का वजन है ग्राम में, लेकिन हमारे पास 1 मोल तो नहीं है, हमारे पास तो 1.6 है। तो खुद सोचो यहाँ पे 1.6 लाने के लिए क्या करोगे? तो इधर भी क्या कर दोगे? 1.6 से मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आ जाएगा। ठीक है, करके देख लेना। करूं क्या? कैलकुलेटर है किसी पे? ये तो मुझे पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे है क्या? अरे बाप रे, सच में कैलकुलेटर है इसके पास यार। करना भाई एक बार, ये कमाल करके दिखाओ। 122.5 into 1.6। अरे मुझे दिखाओ, ऑन कर दो बस। ये है 122। जो लोग वीडियो देख रहे होंगे ना, वो पता है क्या बोलेंगे? सर हमको कैलकुलेटर यूज करने की सलाह दे रहे हैं। 196 ही आ रहा है, ये लो। मुझे लगता है कि एग्जाम में साइड में रफ कॉलम बना के दुनिया का हर बच्चा इस छोटे से मल्टीप्लाई को कर सकता है। उसके लिए अगर मैं यहाँ पर ये करने लग गया ना साइड में, तो आपका टाइम वेस्ट होगा, समझ गए? तो मल्टीप्लाई से बचना नहीं है, उसको करना ही पड़ेगा। तो अब फिर से सुनो,
ये चीज क्लियर हो गई। लेकिन मैंने यहाँ पर ना 2 मोल के हिसाब से निकाला था, क्योंकि मेरे को 2 मोल का वजन तो दिया ही हुआ है, तो मैंने 2 मोल का वजन लिख दिया। फिर मुझे जैसे मैं 1 को 1.6 बना रहा हूँ, वैसे 2 को 1.6 कैसे बनाओगे? इससे मल्टीप्लाई से डिवाइड, सेम वही काम इधर कर दिया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, बोलिए। Calculate the weight of iron. कैलकुलेट The weight of iron. calculate the weight of iron Which will be which will be be converted converted into its oxide. into its Oxide. oxide Fe3O4 Fe3O4 by the action of by the action of 14.4 gram 14.4 gram of steam on it. of steam on it। बस देखो भाई, क्वेश्चन ये है कि आयरन कन्वर्ट हो जाएगा आयरन के ऑक्साइड में। आयरन के 2 ऑक्साइड होते हैं, Fe2O3 और Fe3O4। अब मुझे कैसे पता कौन सा ऑक्साइड बन रहा है? तो उसने क्वेश्चन में बता दिया कि ये वाला ऑक्साइड बन रहा है, पर ऐसा तब होगा जब आप उसके ऊपर रिएक्शन करेंगे स्टीम का। अब स्टीम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? H2. स्टीम का फॉर्मूला वही होता है जो वाटर का होता है, ठीक है। तो देखो भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जल्दी से। आयरन विच विल बी कन्वर्टेड, आयरन से कन्वर्ट होकर बन गया है Fe3O4, लेकिन ये ऐसे नहीं बना है, इसके ऊपर स्टीम हिट करवाई गई है, समझ गए? तब जाके बना Fe3O4। यहां तक कोई दिक्कत? अब इसको बैलेंस कर लो बच्चों। Fe कितने यहाँ पे? 3, तो यहां पर भी क्या आएगा? 3, और O यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 4 आएगा, तो पक्का यहाँ पर 4H2 आएगा। जरा चेक करो, ये क्वेश्चन सही है? बैलेंस करोगे तो ठीक ही आएगी। अब बच्चों कायदे वाली अगर मैं क्वेश्चन लिखूं तो यहाँ पर मुझे मोल और ग्राम में काम करना चाहिए। यहाँ पर कहीं भी इसने मोल की बात करी, किसकी करी? खाली ग्राम की, तो हम भी ग्राम में ही लेंगे। बच्चों आयरन का मास कितना होता है? 55.8, तो 56 ले लूं और 56 इंटू 3 करना है। हाँ भाई कैलकुलेटर, 56 इंटू 3 168 कर दिया तुमने? 168 ग्राम। बच्चों वाटर का 18 होता है, 18 4 जा 72 ग्राम। अब यहां पर हो गया 168 प्लस 64 232, चेक कर लो, और ये हो गया 8 ग्राम। अब बच्चों जल्दी चेक करो, इन दोनों का सम और इन दोनों का सम सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। अब इसमें ग्राम की बात करिए, कह रहे हैं कि बाय द एक्शन ऑफ इतना ग्राम ऑफ स्टीम हमें फाइंड करना है वेट ऑफ आयरन। यानी ये पूछा गया है कितना हमको चाहिए, और 14.4 ग्राम ऑफ स्टीम दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है। यानी इन दोनों से तो मुझे कोई लेना ही देना नहीं है। एग्जाम में जाके काट मत देना ऐसे, ये बस मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि इसकी अभी फिलहाल हमें जरूरत नहीं है। तो अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, 72 ग्राम ऑफ H2O से के लिए कितना आयरन चाहिए होता है? 168 ग्राम ऑफ Fe, बोलो हाँ। पर क्या हमको वाटर 72 दिया हुआ है? नहीं, कितना दिया हुआ है? 14.4, सही है। तो यहाँ 14.4 कब आएगा? जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 10 से डिवाइड कर दूंगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने तो हमको ये सिखाया था कि 72 से डिवाइड करके 14.4 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि इससे ये कट जाएगा और 14.4 आ जाएगा, यही तो सिखाया था ना मैंने। तो सर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 10 से क्यों डिवाइड कर रहे हो? बताओ, 2 से इसको मल्टीप्लाई करो 144 आ जाएगा, और 10 से डिवाइड कर दूं तो डेसिमल यहाँ नहीं आ जाएगा। तो जो मैंने पहले बताया था वो भी कर सकते हो और आप ये भी कर सकते हो, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। हमें बस ये सोचना है कि 14.4 कैसे लाना है, समझ गए? जो काम यहाँ करा है वही काम यहाँ पे भी कर दूं
इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10 ऑफ Fe। तो भाई ये तो आ गया हमारे पास 14.4 ग्राम ऑफ H2O, जो कि मुझे क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। ये चेक करो कितना आया। तो बच्चों इसको हाँ बोलो कितना आया? 33.6। 33.6 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, कर दिया, ग्राम ऑफ Fe। यानी कि अगर 14.4 ग्राम ऑफ स्टीम उस पे हिट कराई जाएगी तो Fe3O4 बनेगा, बट उसके लिए कैलकुलेट द वेट ऑफ आयरन। आयरन कितना चाहिए? 33.6 ग्राम ऑफ Fe इज रिक्वायर्ड। चेक करो आंसर, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। Calculate the volume of oxygen. कैलकुलेट द Volume of oxygen at NTP. वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन At NTP. at NTP That would be required that would be required to convert to convert 5.2 liter of carbon monoxide 5.2 liter of CO carbon monoxide to carbon dioxide. to carbon dioxide। बस बच्चों देखो एक क्वेश्चन ये अच्छा आ गया है, क्योंकि इसमें ना अब हमको लीटर में दिया हुआ है, तो हम ग्राम मॉलिक्यूल मोल वाली इक्वेशन देख चुके हैं, अब एक लीटर वाली आ गई है। उसने ये बोला है, ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया ना, इसको साइड कर दो। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी दैट वुड बी रिक्वायर्ड। ऑक्सीजन कितना चाहिए ताकि CO से CO2 बन सके। बच्चों CO में जब O2 ऐड करोगे तभी तो CO2 बनेगा, बोलो हाँ। अब इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ पर एक C है, यहाँ पर भी एक C है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं और यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं। चेक करना, सही है। हो गया बैलेंस। अब एनटीपी पर 1 मोल में 22.4 लीटर गैस होती है। मैंने तुम्हें बताया था एनटीपी पर 1 मोल में 22.4 लीटर गैस होती है, तो ये 22.4 लीटर हो गया क्योंकि 1 मोल है, और ये तो 2 मोल है, तो ये हो गया 44. और ये भी 2 मोल है, तो ये भी कितना हो गया? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, पर ये तो कायदे वाली इक्वेशन है ना। अब इसमें ये बोल रहे हैं कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ये पूछा गया है, और 5.2 लीटर ऑफ CO ये भी मुझे दिया हुआ है, यानी इससे मुझे फिलहाल कोई मतलब नहीं है। तो 44.8 ऑक्सीजन दिया हुआ है ना, तो जो दिया होता है उसको इस साइड रखा करो। तो कायदे वाली इक्वेशन ये है कि 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन अगर आप लोगे तो आपको CO कितना चाहिए उसके लिए? 44.8 लीटर। मैंने शायद गड़बड़ कर दी है। मैंने क्या बोला? जो चीज मुझे गिवन होती है वो इधर कोशिश करो कि इधर की तरफ लिखो। हाँ, तो इसको एक काम करो, हमको गिवन पता है कौन है? गिवन है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो 44.8 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करने के लिए 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, सही है। पर क्या ये मुझे 44.8 लीटर दिया कार्बन मोनोऑक्साइड? नहीं, ये तो मुझे 5.2 लीटर ही दिया है। तो मुझे यहाँ पर क्या लाना है? 5.2। तो यहाँ पर मैं 5.2 से करूंगा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा 44.8 से, हाँ या ना? तभी तो आएगा यहाँ पे 5.2 लीटर ऑफ CO। तो जो काम इधर करा है वही काम इधर भी कर दो, इधर भी मल्टीप्लाई कर दो 5.2 से, डिवाइड कर दो 44.8 से। तो देखो इससे काटोगे तो ये 2 आ जाएगा, और 2 से इसको काटोगे तो 2.6 आ जाएगा। तो 2.6 लीटर ऑफ O2, यानी 2.6 लीटर ऑफ O2 इज रिक्वायर्ड at NTP to convert CO2 CO2। चेक करो इसका आंसर, सही है। अगर किसी को अब तक जो हमने क्वेश्चन किए थे वो सिर्फ स्टोइशियोमेट्री से रिलेटेड थे, ठीक है। अब हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट की तरफ जा रहे हैं। देखो लिमिटिंग रिएजेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो कोई बहुत अलग बहुत खतरनाक नहीं होते, वो भी ऐसे ही होते हैं जैसे ये थे। उनमें भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा जो अब तक लगा, बस एक थोड़ा सा चेंज आ जाता है। लिमिटिंग रिएजेंट पूछता है वो, और फिर वो इस बार प्रोडक्ट का अमाउंट भी पूछेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। मेरी बात समझ में आ गई?
तो करते हैं अगला क्वेश्चन, बोलो। 50 grams of N2 50 ग्राम ऑफ kilogram किलोग्राम of N2 ऑफ N2 and 10 kilogram एंड 10 किलोग्राम of H2 of H2 are mixed to produce NH3 are mixed to produce NH3। NH3। इसका पहला पार्ट है calculate the NH3 formed in grams calculate the NH3 formed produced in grams। in grams। और सेकेंड पार्ट है identify the limiting reagent find the LR। LR मतलब लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। और दो ही पार्ट है। अच्छा, इस बुक में आंसर क्या आ रहा है इसका? 56.1 दूसरे पार्ट 56.1 kg। और तुम्हारी बुक में 56.1 ही आ रहा है। मुझे लगता है इसका जो आंसर है ना वो थोड़ा गड़बड़ है एनसीईआरटी के अंदर। इसका आंसर जब मैं सॉल्व करता हूँ ना, मैं इसको कई बार कर चुका हूँ, मेरा आंसर कुछ और आता है, थोड़ा बहुत चेंज आता है। शायद वो डेसिमल थोड़ा इधर उधर होता है, इसलिए ऐसा होता होगा। करें शुरू? तो कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले। एक बात समझ लो बच्चों, कभी भी लिमिटिंग रिएजेंट पहले फाइंड करना। उसने ये बोला है NH3 कितना बनेगा, ये बताओ ग्राम्स में या किलोग्राम्स में। तो ग्राम्स में कैसे पूछ सकता है, किलोग्राम में पूछेगा ना। ग्राम्स बोला हुआ है। चलो कोई बात नहीं। हमेशा याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी प्रोडक्ट फाइंड करने को बोलेगा ना, तो प्रोडक्ट पहले क्या फाइंड करना है? लिमिटिंग रिएजेंट। मैं तुम्हें बताता हूं क्यों। बच्चों ध्यान से सुनो, एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूं। मान लो बच्चों, जैसे हम जानते हैं हाइड्रोजन के 2 मोल चाहिए, ऑक्सीजन का 1 मोल चाहिए, तब वाटर बनता है। ऐसा होता है बैलेंस करने के बाद। ध्यान से सुनना, H2 प्लस O2 से बनता है H2O। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, सही है। यानी वाटर के 2 मोल बनाने के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए? 1 मोल। और हाइड्रोजन कितना चाहिए? 2 मोल। मेरी बात ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डबल चाहिए। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डबल चाहिए, ठीक है। मान लो इस बार मैं तुम्हें हाइड्रोजन दे देता हूं 100 किलो, या सॉरी 100 मोल। हाइड्रोजन मैंने कितना दे दिया? 100 मोल। और ऑक्सीजन भी मैंने तुम्हें 100 मोल दे दिया, दोनों इक्वल दे दिए। पर जबकि हाइड्रोजन कितना चाहिए था? खाली 50 मोल। अगर आप इसके 100 मोल ले रहे हो तो ये आधा करोगे या नहीं करोगे? 50 मोल पर दे दिया 100 मोल। तो लिमिटिंग रिएजेंट कम कौन पड़ने वाला है? H2 हाइड्रोजन। तो जब हाइड्रोजन कम पड़ जाएगा तो मुझे ये बताओ, जब रिएक्शन खत्म हो जाएगा तो बचेगा कौन? ऑक्सीजन। भाई ऑक्सीजन के तो 85 मोल यूज हुए होंगे ना, तो 50 तो बच गए। तो वो जो फाइनल प्रोडक्ट है, वो जो बनेगा वाटर, वो किस पर डिपेंड कर रहा है? लिमिटिंग रिएजेंट पे या एक्सेस रिएजेंट पे? वो डिपेंड कर रहा है लिमिटिंग रिएजेंट पे, जो कम पड़ गया। क्योंकि जो एक्स्ट्रा है उस पर कहाँ डिपेंड कर रहा है? उसमें तो उतना ही कंज्यूम हुआ जितनी जरूरत थी, बाकी फालतू का तो बच गया ना। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसीलिए हमेशा पहले किसको आइडेंटिफाई करना है? limiting reagent और उसके बाद फाइंड करना है प्रोडक्ट। ये बात मेरी ध्यान रखना। चले आगे। तो देखो बच्चों, इसकी एक बैलेंस इक्वेशन लिख देते हैं। पहले इसकी एक बैलेंस इक्वेशन लिख देते हैं। हम जानते हैं कि N2 प्लस H2 से बनता है NH3। बैलेंस करोगे तो यहाँ 2 लग जाएगा और यहाँ 3 लग जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? और देखो ये सारा जो है ना केजी ग्राम में दिया हुआ है। क्या यहाँ मोल का? हाँ, ग्राम में नहीं, वो गैस केजी में आएगा। मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ग्राम से किलोग्राम? केजी में ही आएगा ना, क्योंकि देखो ऑब्वियसली ये केजी में दिया हुआ है, तो किलोग्राम में ही आएगा आंसर। चले आगे। हाँ, वही मैं इसीलिए पूछ रहा था। N2 और 3H2 मिला के ये बैलेंस इक्वेशन लिख दी। बच्चों क्या मुझे यहाँ पे 1 मोल, 3 मोल, 2 मोल लिखना चाहिए? जब मोल के बारे में इसने कोई बात ही नहीं करी, तो मुझे बस इतना बता दो, क्या मुझे मोल में काम करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना। तो अब मुझे सीधा इनके मास में काम करना चाहिए। अब ध्यान देना, नाइट्रोजन कितना होता है एटॉमिक मास? 14। नाइट्रोजन का 14 होता है ना।
14 2 28, यानी ये है 28 ग्राम, 6 ग्राम, 14 17 दूनी 34 ग्राम। इन दोनों को जोड़ लो, यही आएगा। मैंने तुम लोगों से ये कहा था प्रोडक्ट कितना बनेगा, ये जो फाइंड करने को बोला है, ये बाद में सोचेंगे, इसको बाद में सोचेंगे। पहले ये चेक करो कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। अब वो कैसे पता चलेगा, ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखना। अगर 28 ग्राम ऑफ N2 मैं लेता हूं तो उसके लिए 6 ग्राम ऑफ H2 चाहिए। ये कायदे वाली इक्वेशन है। अगर आप 28 ग्राम ले रहे हो तो उसके लिए 6 ग्राम H2 चाहिए, हाँ या ना? पर क्या मुझे ये 28 ग्राम दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? ये मुझे दिया 50 किलो, यानी अब मुझे यहाँ पर क्या लाना है? 50 किलो लाना है। तो 50 किलो लाने के लिए मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? डिवाइड बाय 28 और मल्टीप्लाई बाय 50,000। ये समझ में आया मैंने क्या किया? मैं तो ग्राम में, क्योंकि ये तो ग्राम है ना, तो 28 से 28 कटेगा और ये 50 किलो दिया हुआ है तो उसको भी ग्राम में ही रहने देते, तो 50,000 हो जाएगा। सही है। तो बचा कितना यहाँ पे? 50,000 ग्राम, यानी 50 किलो ऑफ N2। तो जो काम आपने इधर करा है वो इधर भी करोगे, यानी इधर भी इंटू 50,000 करोगे और डिवाइड बाय 28 करोगे। तो जरा ये सॉल्व देखो, ये तो पता ही था कि 50 किलो दिया हुआ है, ये देखो सॉल्व करके कितना आया। जरा 50,000 को 6 से मल्टीप्लाई करके 28 से डिवाइड करो। कैलकुलेटर कहाँ है? रख दिया क्या? लाओ दो, इसको ऑन करो। हाँ देखो, ये वाला पार्ट तो पता ही ना, 50 किलो हमको दिया हुआ है, हम उसी के हिसाब से इसको ला रहे हैं। अब ये देखते हैं कितना आया। ऐसे कर लो ना, 5 6 30 हो गया और 30 और डिवाइडेड बाय 28, ये हमारे पास आ रहा है, ये क्या हो गया? 75,000 बाय 7, तो 75 डिवाइडेड बाय 7। ये आंसर आता नहीं है क्या इसका? ये तो फ्रैक्शन में ही आ गया नहीं, इतने नहीं करेंगे। है। इतने नहीं करेंगे। कितने दिखाते हैं? कॉमर्स वाला नहीं है। अरे तो भाई हम खुद कर लेते हैं। बच्चों सुनो, इसको 2 से कैंसिल करो, 2 3 से 6, 2 से यहाँ 14 आ जाएगा। हाँ 107 142.857 ग्राम ऑफ H2। अब बच्चों ध्यान देना, अब एक सेकंड रुक जाओ। कायदे में अगर ये 28 ग्राम है तो ये 6 ग्राम चाहिए, कोई दिक्कत? लेकिन हमको ये 28 ग्राम तो दिया नहीं है, ये हमको कितना दिया है? 50 किलो। तो मैंने जैसे ही इधर 50 किलो बनाया तो जो काम मैंने इधर करा वो इधर करूंगा। तो अगर ये 50 किलो चाहिए तो हाइड्रोजन मुझे कितना चाहिए? कितना? और ये ग्राम में है। बच्चों इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल को 3 प्लेस इधर ले आएंगे, कुछ गड़बड़ है, डेसिमल शायद यहाँ आएगा। तो ये 10.71 kg आ जाएगा ऑफ H2, क्योंकि ग्राम में था ना, केजी में लाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, 10.7 होना चाहिए। अब मेरी बात सुनो, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, पहचान पा रहे हो? ये 28 ग्राम है तो 6 ग्राम चाहिए। तो अगर ये 50 किलो है तो मुझे ये 10.7 किलो चाहिए। तो ये तो मुझे 50 किलो दिया हुआ है, क्या ये मुझे 10.7 किलो दिया हुआ है? क्या हाइड्रोजन मुझे 10.7 kg दिया हुआ है? नहीं। तो कम कौन पड़ रहा है? कम कौन पड़ रहा है? हाइड्रोजन। तो इसीलिए यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ? कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? जिसको नहीं आया फिर से सुनो भाई। देखो 28 ग्राम अगर नाइट्रोजन है तो 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, पर मैंने कायदे वाली इक्वेशन लिख दी। फिर मैंने देखा कि ये 28 ग्राम तो दिया नहीं, ये तो 50 किलो दिया हुआ है, तो मैंने 50 किलो के हिसाब से इसको बना दिया। तो अगर 50 किलो नाइट्रोजन है तो वही काम मैंने इधर करा, उसके हिसाब से 50 किलो के हिसाब से हाइड्रोजन का वजन भी आ जाएगा, जो कि आया 10.7 किलो। तो यानी कि 50 किलो नाइट्रोजन के लिए 10.7 kg हाइड्रोजन चाहिए। फिर मैंने जाके चेक करा, भाई ये तो दिया है 50 किलो, क्या ये दिया है मुझे 10.7 किलो? नहीं। तो कम कौन दिख रहा है? ये कम दिख रहा है, तो ये हुआ ना लिमिटिंग रिएजेंट। अगर नहीं समझ में आया तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। बच्चों देखो फिर से सुनो, ऐसा भी तो हो सकता है कोई बच्चा उल्टी इक्वेशन लिख रहा हो, 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के लिए 28 ग्राम ऑफ N2 चाहिए।
भाई पहले मैंने लिखा था 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के लिए 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। अब मैंने उल्टा कर दिया, मैंने कायदे वाली विषय 6 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 28 ग्राम N2 चाहिए, मैंने ऐसे लिख दिया। ऐसे भी तो कर सकते हैं। अब जरा चेक करो क्या हाइड्रोजन 6 ग्राम दिया हुआ है? नहीं। कितना दिया हुआ है? 10 किलो। मैं इसको 10 किलो बनाना चाहता हूँ, तो ये 10 किलो कब बनेगा? जब मैं इसको 6 से डिवाइड करूंगा और 10,000 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो वही काम मैंने यहाँ पर कर दिया, 6 से डिवाइड और 10,000 से मल्टीप्लाई। जब ये सॉल्व करूंगा तो यहाँ तो 10 kg आ जाएगा, 10 kg ऑफ H2। यहाँ पर जो सॉल्व होकर आएगा वो नाइट्रोजन का मास आ जाएगा। तो जरा करना 28 डिवाइडेड बाय 6, 28 डिवाइडेड बाय 6 बस 4.66666 और इनटू में 10,000 भी है ना यहाँ पे ग्राम। बच्चों चेक करना, अगर मैं इसको 10,000 को इससे मल्टीप्लाई करूं तो डेसिमल आ जाएगा, ये आ जाएगा 44,666.666 ग्राम ऑफ N2 और इसको केजी में लाने के लिए 46.6 केजी हो जाएगा ऑफ N2। अब बच्चों 2 मिनट रुको, फिर से देखो भाई, ये भी तो सही है कि 6 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 28 ग्राम N2 चाहिए। मतलब मैं इधर से भी तो लिख सकता हूँ, कायदे वाली इक्वेशन तो लिख रहा हूँ। फिर मैंने सोचा ये 6 ग्राम तो दिया नहीं है, ये तो 10 किलो दिया है, तो मैंने इसको 10 किलो बना दिया। फिर जो काम मैंने इधर करा वही काम इधर भी करा है। तो जब इधर सॉल्व करा तो मेरे पास आया 46.6 केजी। मतलब अगर आप 10 किलो हाइड्रोजन लेते हो तो उसके लिए आपको 46.6 किलो नाइट्रोजन चाहिए। फिर हमने चेक करा, ये तो 10 किलो दिया हुआ है, क्या ये मुझे 46.6 दिया हुआ है? ये तो ज्यादा दिया हुआ है, नाइट्रोजन तो ज्यादा दिया हुआ है। तो अगर नाइट्रोजन ज्यादा दिया हुआ है तो कम कौन पड़ने वाला है? तो इसका मतलब यहां से भी लिमिटिंग रिएजेंट कौन निकला? भाई बात समझ में आ रही है? तो यानी हमेशा ये बात याद रखना कि सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। कोई दिक्कत? तो इन दोनों में से मैं एक मिटा रहा हूं, ये वाला, ये मैंने मिटा दिया क्योंकि 2 बार थोड़ी ना सॉल्व करोगे, एक ही बार करोगे। यानी अभी जाके हमारा ये वाला पार्ट हुआ है, अब मुझे ये करना है, कैलकुलेट द एनर्जी प्रोड्यूस्ड। अब आपको ये बताना है कि अमोनिया कितना बना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब हम इसका अमाउंट फाइंड करने जा रहे हैं, लेकिन पहले मुझे ये बताओ बच्चों, जो अमोनिया बनेगा वो किस पर डिपेंड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट पे या एक्सेस रिएजेंट पे? मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था वाटर और ऑक्सीजन वाला। भाई जो कम है उसी से ये बात पता चलेगा कि कितना बनने वाला है, क्योंकि जो ज्यादा है वो तो एक्स्ट्रा बच ही जाएगा। तो इसका मतलब मुझे इसका अमाउंट किससे निकालना चाहिए? हाइड्रोजन से या नाइट्रोजन से? हाइड्रोजन से, क्योंकि वो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? अगर आप 6 ग्राम हाइड्रोजन लेते हैं तो आपके पास 34 ग्राम ऑफ NH3 बनता है। हमेशा कायदे वाली इक्वेशन पहले लिखो। पर क्या मुझे ये 6 ग्राम दिया हुआ है? नहीं। कितना दिया है? 10 किलो। तो इसको 10 किलो बनाने के लिए क्या करूंगा? यही करूंगा। तो जो काम यहाँ किया वही काम यहाँ पे कर दो, 6 और 10,000। तो ये तो सॉल्व होके आ जाएगा 10 kg ऑफ H2। इधर चेक करो, 34 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ रहा है? कितना? 5.666 चलता जा रहा है। अब जरा चेक करो, 10,000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डेसिमल 1 2 3 4 यहां पर आएगा, ग्राम ऑफ NH3। सही है। अब इसको जब केजी में लाएंगे तो डेसिमल 3 प्लेस पीछे आ जाएगा, तो 56.6 kg ऑफ NH3 बनेगा। यानी NH3 प्रोड्यूस विल बी 56.6 kg। पर सभी बुक्स में उन लोगों ने 56.1 kg दिया हुआ है। ये उनकी गलती है और मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वो लोग पहले मोल्स में काम कर रहे हैं फिर मोल से केजी में निकाल रहे हैं। यहाँ मोल की जरूरत है ही नहीं। तो अगर आप मोल्स में जाओगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, डेसिमल आगे पीछे करोगे, फिर उससे केजी में जाओगे और डेसिमल्स में गेम खेलोगे तो आंसर तो फ्लक्चुएट होगा ना। ये बात सबको समझ में आ गई कैसे करना है लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चन? ये वाला जो क्वेश्चन मैंने अभी बोर्ड पे किया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे एग्जाम में पक्का आ सकता है, ये बात याद रखना। और एनसीईआरटी में अगर उसका सॉल्यूशन देखोगे तो वैसे भी कुछ समझ में मेरे को तो आज तक नहीं आया भाई।
एनसीईआरटी में उन लोगों ने क्या किया है, पहले मोल्स में आंसर को फाइंड करा है और मोल्स के बाद वो फिर उसको केजी में फाइंड कर रहा है, तो उसकी जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए इसका आंसर 56.6 केजी है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो यहाँ से जितनी बार भी समझना हो ना, यहाँ से आके समझ लेना। चले अगले क्वेश्चन पे। चलो भाई मैं साइड हो जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला क्वेश्चन बोलो। 3 gram of H2 3 ग्राम ऑफ H2 reacts with 29 gram of O2 29 ग्राम ऑफ O2 to yield H2O. First part है which is the limiting reagent. Find LR. Second part है calculate the maximum amount of H2O that can be formed. Maximum amount of H2O formed, मतलब कि प्रोडक्ट ही मांग रहा है कुल मिला के, पिछले वाले क्वेश्चन की ही तरह है। प्रोडक्ट कितना बना वो बताओ, लिमिटिंग रिएजेंट बताओ। बच्चों ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। Third part भी है। अच्छा थर्ड पार्ट भी है क्या? पहले बोलना था ना। हाँ जी बोलिए। Calculate the amount of one of the reactants. अमाउंट ऑफ या फाइंड द Amount of one of the reactant हाँ that अमाउंट ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट which remains unreacted. which remains। Unreacted. हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। फिर और भी कोई पार्ट है? नहीं बता दो, ढूंढ लो, चेक कर लो। सेम पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा है, पर इस बार उसने थोड़ा सीक्वेंस को ठीक रखा है। पहले एलआर फाइंड किया जाता है, उसने एलआर ही बोला है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट कितना बना वो पूछता है, वो उसने पूछा। और फिर उसने एक चीज और पूछ ली है, ये जो एक्सेस रिएजेंट है ना, जो ज्यादा है, उसमें से उसका कुछ पार्ट कंज्यूम हो जाएगा, कुछ बचेगा भी ना, रह जाएगा ना। वो जो बचेगा रह जाएगा, वो कितना रह जाएगा वो बताना है, यानी थर्ड पार्ट। कोई दिक्कत? चले आगे। ठीक है बच्चों देखो, H2 और O2 को मिलाकर बनता है H2O। बैलेंस करोगे अगर तो यहाँ पे 2 और 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब इसने बोला है कि H2 है 3 ग्राम। ओ सॉरी पहले हम कायदे वाली इक्वेशन लिखेंगे, हाँ या ना। और यहाँ पर सब कुछ इसने ग्राम में लिया हुआ है, कुछ भी मोल में नहीं है। तो अब बताओ हाइड्रोजन का कितना हो गया? 4 ग्राम, ऑक्सीजन का 32 ग्राम, और ये हो गया 36 ग्राम। कोई दिक्कत? बच्चों प्रोडक्ट की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम ये देखेंगे इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो लिमिटिंग रिएजेंट तो रिएक्टेंट में मिलेगा ना भाई, इन्हीं में से कोई एक होगा। तो पहले इन दोनों को देखते हैं। तो मैंने लिखा 4 ग्राम ऑफ H2 पूरी तरह से रिएक्ट होने के लिए मांग रहा है 32 ग्राम ऑफ O2। देखो मोल देखोगे ना, तो मोल इसके कम है, इसके ज्यादा है। इसके 2 मोल है, इसका 1 मोल है। ऑक्सीजन के मोल आधे चाहिए होते हैं हाइड्रोजन से, लेकिन मास अगर चेक करोगे ना, क्योंकि ऑक्सीजन का एटम भारी है, मास इसका इससे कई गुना ज्यादा है, 8 गुना ज्यादा है। समझ गए? तो कायदे में 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, पर क्या मेरे को 4 ग्राम हाइड्रोजन दिया है? कितना दिया है? 3 ग्राम। 3 लाने के लिए क्या करूंगा? सही है गलत है? डिवाइड करेंगे 4 से, मल्टीप्लाई, वही काम यहां पर कर देंगे। तो ये तो आ जाएगा हमारे पास 3 ग्राम ऑफ H2, और ये आ जाएगा 8 3 जा 24 ग्राम ऑफ O2। तो ये भी कायदे वाली ही इक्वेशन है, क्योंकि उसी से तो आया है। तो अगर आप 3 ग्राम हाइड्रोजन लेते हो तो उसके साथ पूरी तरह से रिएक्ट करने के लिए 24 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। तो चेक करते हैं, क्या ये 3 ग्राम दिया है? हाँ। क्या ये 24 ग्राम दिया है? गुड, ये तो ज्यादा है, यानी ऑक्सीजन ज्यादा है। ऑक्सीजन अगर ज्यादा है तो कम कौन है? हाइड्रोजन। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? और एक बात सुन लो, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट भी यही हो जाएगा। पूछो कैसे? उसने ये पूछा था कौन सा ऐसा वन ऑफ द रिएक्टेंट है जो रिमेन अनरिएक्टेड रह जाएगा, उसका अमाउंट बताना है। बच्चों एक बात बताओ, अगर ये 3 ग्राम है तो इसको 24 ग्राम तो ऑक्सीजन चाहिए कंज्यूम करने के लिए। तो ये तो 3 ग्राम है, ये 24 की जगह 29 ग्राम दिया हुआ है,
तो एक बात बताओ, 29 में से कंज्यूम तो 24 ही होने वाला है, यानी 5 ग्राम ऑफ O2 अनरिएक्टेड होने वाला है। कोई दिक्कत? ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब रह गया अमाउंट ऑफ H2O प्रोड्यूस। अब आते हैं प्रोडक्ट पे। बच्चों प्रोडक्ट किससे बनाओगे? जो एक्सेस है उससे या लिमिटिंग वाले से? यानी मुझे इससे बनाना है प्रोडक्ट, ये बात का खास ख्याल रखना होता है। अब मुझे ये बताओ, अगर इससे बना रहे हो तो 4 ग्राम हाइड्रोजन से कितना बनेगा वाटर? 36 ग्राम। चेक कर लो, बनेगा ना? तो कायदे में 4 ग्राम हाइड्रोजन से 36 ग्राम वाटर बनता है। पर क्या तुम्हें ये 4 ग्राम दिया हुआ है? नहीं, तुमको दिया हुआ है 3 ग्राम। तो इसको 3 बनाने के लिए ऐसा करोगे तो इधर भी यही करना पड़ेगा ना। तो ये तो आ जाएगा 3 ग्राम ऑफ H2। इधर कितना आ गया? क्या सत्यानाश हो गया? अच्छा 27 ग्राम ऑफ H2, यानी कि प्रोडक्ट जो है 27 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा इन दिस रिएक्शन, और ये इसका मैक्सिमम अमाउंट है। ये हो गया सेकंड पार्ट। कहां सत्यानाश हुआ? बात तो गया आंसर। चेक करो आंसर, सही है? कोई दिक्कत, कोई डाउट? तो अब क्लास ओवर हो चुकी है, 12th वाले बच्चे आ रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंसंट्रेशन फाइंड करने के जो डिफरेंट मेथड्स हैं वो पढ़ेंगे, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। और उसके बाद एक आधी क्लास और रखेंगे जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है? तो जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये हमारा एक राठौर इंस्टीट्यूट है, छोटा सा, महावीर इंक्लेव न्यू दिल्ली में। आप लोग अगर आसपास रहते हैं और वीडियो देख रहे हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो इस यूट्यूब वीडियो को देख करके लाइक कर सकते हैं, और आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आप कहां से देख रहे हैं। थैंक यू। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम।